हाँ, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई थिंक कुछ ज्यादा ही मॉर्निंग भी अभी तक उठा नहीं है ठीक से। और बोलो टीचर टीचर सब आ गया क्लास उस लेने के लिए। आज का बात है क्योंकि आई हैव सम वर्क। सॉरी, हाँ, आई हैव सम वर्क, इसलिए आज थोड़ा सा मॉर्निंग में रखा हूँ, वरना मेरा 10:30 वाला ही टाइमिंग रहेगा। 10 10:30, नॉट एग्जैक्ट 10:30, 10:30 वाला ही टाइमिंग रहेगा। ठीक है। तो आज के लिए प्लीज मैनेज। मेरे को मालूम है कि आप लोग भी आधा नींद में आया है, तो थैंक यू वेरी मच पहली बात उसके लिए। क्या जमाना आ गया, टीचर को थैंक यू बोलना पड़ता है, बता रहा हूँ। चलो, आज पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद शुरू करेगा क्योंकि कई लोग आया भी नहीं है। चलो, क्या लिखा दिया था कल हम? चैप्टर 123 का तो सारा पॉइंट लिखा दिया था हम। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लिखेंगे 124। अनपेड डिविडेंड। एक टाइम चार्ट बनाएगा। लोग मैसेज डाले, लेट 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 लेट। डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, ये तो समझ में आता है कहाँ होता है। मैनेजमेंट आगे बड़बड़ करेगा, उस डेट को क्या बोलते हैं? डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अरे मैनेजमेंट बड़बड़ करेगा मतलब वो ओआर पास करवाएगा ना, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिक्लेयर करने से हो जाएगा कि पेमेंट भी करना होगा? जल्दी जल्दी, डिविडेंड डिक्लेयर करने से हो जाएगा कि पेमेंट भी करना होगा? तो पेमेंट भी तो करना होगा ना। हम्म। कुछ अभी पढ़ाया नहीं, सिर्फ लिखा ही रहे। आईपीएफ। मेरा बदला, है ना? बहुत लंबा उम्र है तेरा।
ओ सॉरी, डायरेक्टर इन डिफॉल्ट ये ऊपर ले जाओ। यहाँ लिखो नोट 1। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, यहाँ लिखो नोट 2 और यहाँ लिखो नोट 3। हल्का सा ऊपर, इतना ही तो है। अच्छा, ये वैसे ऊपर। सेवन ईयर्स। एक मिनट बताना, पूरा पढ़ देते, सुन पूरा पढ़ देते। डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, नोट नंबर 1 लिखा है, विद इन 30 days डिविडेंड इज पेड। ठीक है, इफ नॉट पेड सेक्शन 127 लिखा है, कंपनी विल पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम। डायरेक्टर इन डिफॉल्ट विल पे फाइन नॉट लेस देन 1000 एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years। ठीक है, उसके बाद विद इन 7 days यहाँ लिखा हुआ है अनपेड अनक्लेम डिविडेंड है। सेक्शन 124 डिले बियॉन्ड 7 days। रिलायंस, रिलायंस लिख दिया, कंपनी लिखना चाहिए था, रिलायंस का एग्जांपल दिया था ना, तो कंपनी लिखना चाहिए। कंपनी पे इंटरेस्ट एट 12% पर एनम, 7 years, ट्रांसफर टू आईपीएफ। ये लिखा है नोट 3, नोट 2, नोट 1। लिख लिया यहाँ तक? जो भी है वो फोटो से फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये किसका फोन है रे? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो ले लो जो अभी आया है, फटाक से। ये खाली ऊपर हेडिंग है, ये ले ले। ठीक है? बहुत मतलब आपत्ति है, नॉनसेंस तुम लोग सबका। बाकी सब इतना कमेंट क्यों करते हैं हमको तो समझ नहीं आता है। तो चेयर आ रहा है तो चेयर का फोटो थोड़ी दे दो ना। नहीं, हो गया यहाँ तक, चले आगे। पढ़ाया कुछ भी नहीं, सिर्फ लिखा था। हाँ, और जिस दिन नहीं आता उस दिन आता ही नहीं है।
ये आज ही हो रहा है क्या? ये आज इतना सन्नाटा है बोल के ही सुनाई दे रहा है। थ्री जी।
ए चुपचाप लिखो ना, क्या किटी पार्टी शुरू कर दे सुबह सुबह। अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अरे यूडीडी शॉर्ट में बुलाते हैं, अनपेड का यूडी और डी फॉर डिविडेंड। ट्रांसफर टू।
विथ रिस्पेक्ट टू। हो गया लिखना। चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। जस्ट ऐसे के ना शुरू करना है।
बड़ा हो गया क्या ज्यादा? अभी तो कोई बात नहीं, मेरे को देखना इसलिए थोड़ा बड़ा कर दिया मैं। ठीक है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई थिंक अभी सब लोग आ गए हैं, सबने लिख लिए हैं। अब हम डिस्कशन शुरू करने वाले हैं अपने टॉपिक के ऊपर। क्या आप सब तैयार हैं मेरे साथ डिस्कस करने के लिए? पिछले क्लास तक हमने आपके साथ डिविडेंड में क्या क्या कंसेप्ट डिस्कस कर लिया था। हमने ये डिस्कस किया था डिविडेंड क्या होता है, हमने ये भी डिस्कस किया था, हालांकि आपको पता है क्या होता है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि डिविडेंड को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। डिविडेंड प्रेफरेंस को देना, ना इक्विटी को देना ना प्रेफरेंस को देना, दोनों को देना मैंडेटरी नहीं होता है। फिर हमने देखा डिविडेंड का सोर्स क्या होता है, फ्री रिजर्व्स क्या होता है। हमने उसका कॉन्सेप्ट को समझा, फ्री रिजर्व्स के कॉन्सेप्ट को, कि फ्री रिजर्व्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। फिर हमने समझा कि डिविडेंड किसको दिया जाता है, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को या उसके ऑर्डर को या उसके बैंकर को। फिर हमने ये भी डिस्कशन में किया कि डिविडेंड जैसे डिक्लेयर हुआ, एक डेट हम यूज करते हैं, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो उसको आपको जो है 5 दिन के अंदर एक अलग से बैंक अकाउंट में डालना होता है, सेपरेट अकाउंट इन ए शेड्यूल्ड बैंक। ये वर्ड्स आपको क्लियर हो गए थे, सेपरेट अकाउंट इन ए शेड्यूल्ड बैंक का क्या मतलब होता है। और ये सारी डिस्कशन करने के बाद आज हम पेमेंट से रिलेटेड बातें आपके साथ करेंगे। ठीक है, सबसे पहला लॉ क्या बोलता है, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, मैंने कल भी आपको बताया था कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, इसका मतलब क्या हुआ। चेयरमैन साहब यहाँ खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि डिविडेंड 10% था। कितने लोग अग्री करते हैं, तुमने हाथ उठाया, फेवर में मैंने लिखा कितने वोट, कि 10%, कितने लोग अगेंस्ट में वोट करते हैं, लोगों ने हाथ उठाया, मैंने लिखा अगेंस्ट में कितने वोट, बाकी को सत्संगी कैटेगरी में डाल दिया। मैंने देखा कि अगर फेवर में एक भी ज्यादा वोट है तो क्या हो जाएगा, डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि कैसा रेजोल्यूशन चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए। तो जिस दिन मैंने ये अनाउंस कर दिया कि भाई फेवर, इस टाइम पे मैंने ये अनाउंस कर दिया कि भाई डेट डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है, इसे हम कहते हैं डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। हमने पहले वाले सेक्शन में पढ़ा था कि 5 दिन के अंदर आपको सेपरेट अकाउंट में इस पैसे को डालना पड़ता है विद द शेड्यूल्ड बैंक। तो मैंने आपको इसका कंसेप्ट भी बताया था कि मेरे 3 अकाउंट अगर चल रहे तो मेरे को 3 अकाउंट में से कोई एक अलग अकाउंट में उसको उठा करके डालना पड़ेगा। समझ में आया? उसके बाद लॉ आगे जाकर के कहते हैं कि साहब अब पेमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी। और मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि कंपनियां क्या करती थी, बड़ा अमाउंट का डिविडेंड क्योंकि होता था तो वो क्या करती थी, वो आपका डिविडेंड में जो है डिले करती थी देने में। भाई मैंने 10,000 करोड़ का डिविडेंड देना है, मैं आज दूं, आज मैंने डिक्लेयर कर दिया, अब मैं उसको साल भर बाद दे रहा हूँ, 6 महीने बाद दे रहा हूँ, 8 महीने बाद दे रहा हूँ, तो तुम्हारे पास तो छोटा मोटा अमाउंट था ना, तुम इसमें कोर्ट कचहरी में पढ़ोगे नहीं। समझ आ रही मेरी बात? तो लॉ ने कहा कि हम ये गलत काम होने नहीं देंगे, लॉ मेकर्स ने कहा हम ये गलत काम होने नहीं देंगे। हम आपको पूरा चीज प्रोसेस बताएंगे कि आपको जो है डिविडेंड का पेमेंट कितने दिन के अंदर करना है। तो लॉ मेकर बोला कि दूसरे का पैसा का ब्याज आपको खाने नहीं देंगे। इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। समझ में आया? नाम से पता चलता है अनजस्ट, गलत तरीके से, एनरिचमेंट मतलब आप उसका पैसा यूटिलाइज करके फायदा उठा रहे हो उसका, तो ये गलत तरीके से आपको हम करने नहीं देंगे। इसी कारण से लॉ मेकर बोला हम एक एक चीज का टाइम डिटेल में प्रिस्क्राइब करेगा। तो लॉ मेकर पहला चीज बोला कि आपने जैसे डिक्लेयर किया 30 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। समझ में आया? यानी कि 5 दिन के अंदर तो वो अकाउंट टू अकाउंट अलग से ट्रांसफर हो रहा था, कल ये बताया था ना। वो अकाउंट में से लोगों को पेमेंट जाएगा भी तो सही ना। अब वो कितने दिन के अंदर जाएगा, 30 दिन। और 30 दिन कहां से देखा जाएगा, अगेन फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। पहले ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्यों लॉजिक है इसका, क्या है, क्यों आया 30 दिन का कंसेप्ट टाइम लिमिट। अब गवर्नमेंट ने बोला तुम ब्याज बचाने का काम करेगा ना। अच्छा, मैं जब गवर्नमेंट बोलूं तो प्लीज ट्रीट इट एज लॉ मेकर, ठीक है ना। ऐसे गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट, लॉ मेकर ट्रीट कर लेना। कभी कभी मुंह से बोलते हो गवर्नमेंट में निकल जाते हैं, बट इट इज लॉ मेकर। तो लॉ मेकर ने कहा तुम क्या ब्याज बचाने के लिए काम कर रहे हो ना, तुमको ब्याज हम चिपकाएगा। अगर तुमने नहीं दिया तो 127 एक सेक्शन बनाए, तुमको सिंपल इंटरेस्ट लगा देगा 18% पर एनम का। तुम ब्याज कितना बना लेगा, 2, 4, 5, 6, 8%, तुमको देना पड़ जाएगा 18%। बनाओ जितना ब्याज बना सकते हैं। ऐसा परसेंटेज प्रिस्क्राइब कर दिया जो पॉसिबल ही नहीं, 1.5% पर मंथ का, तो 18% हो गया ना सालाना। बोला तुम साला बना ही नहीं सकते, लोग करो बचाओ, कितना ब्याज बचाएगा, 18% दे के बाद तुम कितना ब्याज बचा लेगा। तो समझ में आया, इसको बहुत हायर साइड में रखा गया। आज एक कॉर्पोरेट है, कुछ भी बड़ा से बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है, 1.5% पर मंथ बहुत ज्यादा होता है रिटर्न, ठीक है ना।
सर अगर मान लो हम लोग 2-3%, अरे 2-3% मजाक नहीं होता आज के टाइम में। रिटर्न एफडी उडी तुमको कितना देता है? 6% साल का देता है, 7% साल का देता है। 18% तो बॉन्ड्स भी नहीं देता। बॉन्ड्स भी 10 से 12% देता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो 18% बहुत हायर साइड में रखा। लॉजिक समझ में आया कि कॉर्पोरेट किसी भी तरह से ब्याज बचाने का काम नहीं कर सके। और इसके अलावा ये भी नहीं बोला, अगर तुम और होशियारी लगाया है तो जो डायरेक्टर ये सब फातलामी कर रहा है उसको 1,000 रुपया का फाइन बस। अरे नहीं देखो, ऐसा नहीं, सुनो। इसमें अगर आप 127 को देखो तो मैं आपको एक इंटरप्रिटेशन बता देता हूँ। 1000 के साथ लिखा हुआ है एवरी डे फॉर विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। तो आपको मैंने यहाँ पर 1000 एवरी डे ऐड कर लो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। 1000 पर डे। तो अगर आपने 100 दिन का डिले किया तो कितना छूट जाएगा? 1 लाख रुपया छूट जाएगा आपका डायरेक्टर को फाइन। हाँ, अरे तो समझ जाना भाई, 1000 रुपये पर डे के हिसाब से। और लॉजिक याद करना तो क्या रट्टू बात बनना है, वापस फोटो लेना पड़ेगा। ले ले चल। हाँ, जीवन में सुबह सुबह क्या, अरे मैं अब बोला अब आपको भी हटना पड़ेगा। ले भाई, जल्दी ले। ओके ओके, तो मैं क्या बोल रहा था? 1000 रुपया पर डे का पेनल्टी, ठीक है ना? फॉर विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, और 2 साल तक का जेल। मजाक है क्या? सोचो डायरेक्टर चक्की पीस रहा है जेल के अंदर। हाँ, बाजू वाला को पूछ रहे, ए रे तू क्यों आया जेल में? साहब मैं मर्डर किया है साहब, इसलिए जेल में आया। आप क्या है साहब? मैंने डिविडेंड डिक्लेयर करने में 30 दिन की देरी की थी इसलिए यहाँ। कितना बड़ा धोखा का बात हो जाएगा, ठीक है ना? कि आप सोचो, डिविडेंड 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, डायरेक्ट जेल में चक्की पीस है। तो कोई डिफॉल्ट करता नहीं, पेनल्टी बहुत स्ट्रिक्ट रखा है इसका, ठीक है? पेनल्टी कितना रखा है? 18% का तो सिंपल इंटरेस्ट है, 1000 रुपये पर डे का पेनल्टी है। और पेनल्टी नहीं बोलना चाहिए, फाइन बोलना चाहिए। और इसके साथ साथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years, ठीक है? ओके सर। सर कई बार क्या होता है, डिविडेंड पेमेंट करने के बाद कुछ डिविडेंड अनपेड अनक्लेम्ड रह जाता है। सर आज भी रहता है क्या? आज भी रहता है। मैं आपको दिखाता हूं। मैं कल अपने घर पे बातचीत कर रहा था और बातों बातों में बताओ निकला, चाचा आए हुए थे घर के अंदर और चाचा जी ने बताया कि घर पे 2 चेक आए थे कभी, हमने उनको ध्यान नहीं दिया। अब मैं आपको दिखाऊं। मैंने कहा कि बच्चों का देखो, आज मेरे को मिला, चाचा जी कल ही आए थे, बताओ चैप्टर भी चल रहा था, क्या मौका भी था। ये देखो। तो चाचा जी ने कहा कि भाई देखो 2 चेक आए हुए थे कंपनी की तरफ से और वो चेक हम जमा नहीं करा पाए, वो रह गया जमा कराना, क्योंकि उनका कंसर्न अकाउंट डिटेल नहीं था। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। बिल्कुल, मैं, अरे रुक ना यार तुम लोग, इसको फोटो एक ठो को दिखा देने से हो जाएगा ना? चलो दोनों फोटो इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो तुमको दिखाऊं, अरे हाँ चला गया, ये आया एक फोटो, इसी के साथ आया होगा 2 फोटो। चलो एक ही फोटो है, कोई दिक्कत नहीं। ओ देखा, मैं नहीं कहता था पार्ट टाइम मेरा मैजिक करने का भी धंधा है। ये पढ़ाना तो मेन काम मैजिक दिखाने का ही है मेरा, बच्चों के बर्थडे में जाके। ये देखो बच्चों, ये दिख रहा है, ये मेरी बुआ जी का नाम का डिविडेंड है। तो इनका शेयर अभी भी, ये लार्सन एंड टर्बो, एलएनटी सुना है आपने कंपनी का नाम? एलएनटी। तो हाँ हाँ, अभी बहुत बढ़ गया। एलएनटी के नाम पे उनका शेयर है कुछ।
तो ऑफ कोर्स उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। तो अब बुआ जी की शादी हो गई बहुत पहले ऑफ कोर्स। तो वो चले गए अपने जो है, हाँ फूफा, वाह व्हाट ए आंसर। अरे वो चली गई फूफा जी के, अरे मत बुलवाओ यार। अब दिक्कत क्या हो गया, उनका पीहर का ही एड्रेस दिया हुआ रह गया। तो ये डिविडेंड का चेक आया क्योंकि उनका शेयर्स बहुत पहले लिया था, तो तब फिजिकल फॉर्म में शेयर्स लिया हुआ था, डीमैट नहीं। आज तो तुम सोच ही नहीं सकता फिजिकल में शेयर लेने का। तो उस जमाने में लिया हुआ था जब उनका डीमैट नहीं था, और फिजिकल फॉर्म में लार्सन एंड टर्बो का शेयर होल्ड करके रखा है। तो ये बताना चाह रहा हूँ आजकल भी ऐसे लोग हैं जो फिजिकल फॉर्मेट में बड़े लिस्टेड कंपनीज का भी शेयर होल्ड करके रखा है। और फाइनल डिविडेंड कौन से साल का, 21-22 का दिख रहा है तुमको, 21-22 का फाइनल डिविडेंड है। और चेक कब का है, 8 अगस्त 2022 का, ठीक है ना। और चेक 3 महीने के लिए वैलिड था। चाचा जी कब ला करके दिया, 24 में। तो 4950 का ये चेक है, ठीक है ना। और ये वारंट नंबर, इसी को तो मैंने आपको बोला था ना, चेक को भी ये बोलता है। अरे बोला तो था तुमको, चेक को भी, तो चेक को वारंट, डिविडेंड वारंट भी बोलता है। यही डिविडेंड वारंट है, यही डिविडेंड चेक है। और ये 4950 रुपए का डिविडेंड है, ठीक है। अब नियम से क्या होता है, जिनका फिजिकल फॉर्म में शेयर होता है, आजकल तो डीमेट डायरेक्ट बैंक में आता है, मैंने बोला था ना। लेकिन पुराना जमाने का जिनका है, बुआ जी के शादी के पहले का है, सोचो कितना पहले का होगा। अब बुआ जी, मतलब समझ गया ना तुम लोग, इमेजिन कर लो कि, और बुआ जी मेरे फादर से भी सीनियर है, ठीक है। तो कितना पहले का ये चेक होगा, अब मतलब कितना पहले का उनका परचेजेस होगा, ठीक है ना। और अभी चेक आया, ये एक और चेक है देखो। तो आप लोग को, कई लोग को लगता है कि अभी तो अच्छा, मैं आगे के फ्यूचर के लिए रेफरेंस के लिए, कई बच्चों को लगता है कि सर आप थ्योरिटिकल बात पढ़ा रहे, क्योंकि आजकल ऐसा होता नहीं है। मैं कहा कि थ्योरिटिकल नहीं है, कुछ ऐसे भूले भटके लोग होते हैं हमारी तरह। ये देखो, ये और एक कंपनी का शेयर है। ये देखो, ये हमारे जो है उनके पीहर का एड्रेस दिया हुआ है, बोका घाट, ठीक है ना। 760 रुपए का है, वारंट का नंबर है, ठीक है। और अकाउंट नंबर है, कौन से कंपनी का है, इन्होंने लिखा नहीं है क्या कंपनी, अल्ट्राटेक सीमेंट, वो सॉरी, इतने बड़ा बड़ा से तो लिखा हुआ है, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, ठीक है ना। तो ये बढ़िया से देखो, प्री प्रिंटेड चेक ऐसे बन के आता है कंपनी सेक्रेटरी का और डायरेक्टर का, देखो होल टाइम डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, दो का साइन है इसके अंदर। तो मतलब ये दोनों वही पोस्ट, और सीएस का साइन है इस चेक के अंदर, समझ में आया। और ये हम लोग को ले जा करके इस इनके अकाउंट में जमा देना पड़ता है, तो डिविडेंड क्रेडिट होता है, समझ में आया। अब कई बार क्या होता है, ये भी देखो कब का डेट का है, 14 अगस्त 2023। और ये कौन से फाइनेंशियल ईयर का होगा, फाइनेंशियल ईयर 22-23 का होगा, क्योंकि उसका जनरल मीटिंग जो है, अगर मैंने बोला ना 31 मार्च खत्म होने के बाद हुआ होगा, उसके उस समय डिक्लेयर किया होगा, तो उस डेट पे चेक इशू किया होगा, और आजादी के एक दिन पहले पिछले साल। तो 3 महीना तक उसको जमा कराना था, वो पड़ा रह गया। इसको क्या बोलते हैं, अनक्लेम्ड डिविडेंड। यानी चेक घर पे आ गया था हमारे, लेकिन हमने उसको जमा नहीं करा पाए किसी कारण से, समझ में आया? वो कारण बेसिकली क्या था कि उनका अकाउंट यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर आकर के देना पड़ेगा। वो दिक्कत ये थी कि आने में टाइम लग गया, ठीक है ना। वो भूल जाते हैं ना क्या दिक्कत है, वो आता है चेक, डॉक्यूमेंट आया, पड़ा रह गया, भूल गए। अब ये इस वर्ड, इसको हम क्या बोलते हैं कि चेक आया, चेक आया पर हमने जमा नहीं कराया। इस फिनोमिनन को मैं क्या बोलता हूं मालूम है, इसको मैं बोलता हूं अनक्लेम्ड डिविडेंड। इसको क्या बोलता हूं, अनक्लेम्ड डिविडेंड। अब कई बार क्या होता है, चेक मेरे पास पहुंचता ही नहीं है। क्यों नहीं पहुंचता, मान लो आज मेरी बुआ जी की शादी को 31 ईयर्स हो गए, 31 ईयर्स प्लस हो गया। हम लोगों का एड्रेस अभी तक वही है, जो उनका पीयर का एड्रेस है वो वही है अभी तक। अब मान लो वो चेंज हो जाता कभी, तो ये तो वहां पहुंचता ही नहीं ना, या पोस्ट ऑफिस वाला डिलीवरी नहीं करता, किसी कारण से पहुंचता ही नहीं, मिलता ही नहीं हमको। इसके लिए बेसिकली वर्ड क्या यूज हो जाता है, अनपेड डिविडेंड। मतलब ये चेक अगर आप तक पहुंचा ही नहीं, तो जनरली हम क्या बोल देते हैं, अनपेड। और अगर पहुंच गया लेकिन आपने क्लेम ही नहीं किया, चेक पड़ा रह गया, 3 महीना पार हो गया, 3 महीना वैलिडिटी होता है चेक का, तो उसको क्या बोलते हैं, अनक्लेम्ड।
तो इस सेक्शन के अंदर आपको ये दोनों वर्ड सिनोनिमस साइमल्टेनियसली यूज करा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड, हर जगह ये अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड, दोनों का मतलब समझ में आया? दोनों का मतलब समझ में आया। बोले चाहे हम पहुंचा ना पाए आपके पास चेक, या आपके पास पहुंच गए चेक और आप जमा ना करा पाए, दोनों केस कवर्ड होगा। पहला बात ही क्लियर हो गया। अब सर जिस दिन डिक्लेयर हुआ कितना दिन का टाइम होता है पेमेंट करने का? 30 डेज का। नहीं किया तो सिंपल इंटरेस्ट 18%, डायरेक्टर फाइन 1000 रुपीज पर डे और इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years। आपका डिविडेंड पे होने के बाद 7 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर आपने पे कर दिया। जब पे हो गया उसके बाद, जब पे हो गया उसके बाद, जरूरी नहीं है कि आप, मान लो आपका डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 14 अगस्त को, तो आपको कितना दिन के अंदर पे करने को बोले? 30 डेज के अंदर। तो आप समझ लो मोटा मोटा आपका 16 डेज इधर आ जाएगा अगस्त में, और 14, तो 14 ऑफ सितंबर तक पेमेंट करना है। आपने 31 अगस्त तक पेमेंट करा दिया सर, ठीक है। सबको, जिसको जिसको बैंक में जाना था बैंक चला गया, चेक जाना था चेक चला गया, पहुंच गया। अब उसके 7 दिन के बाद तक भी, यानी कि 31 तारीख को आपने कर दिया, हालांकि टाइम 14 सितंबर का था, पर आपने उससे पहले 31 तारीख को ही सारा काम निपटा दिया पेमेंट का। 7 दिन यानी 7 सितंबर तक अगर कोई अकाउंट में आपका, क्योंकि आपने तो पैसा सेपरेट अकाउंट में डाल दिया होगा ना, याद आ रहा है मैंने बोला था 5 दिन के अंदर आपका कंपनी का जो यूजुअल अकाउंट है उससे हटा के एक अलग अकाउंट में डालना है। तो आपने 10,000 करोड़ वहां डाल दिया जो डिविडेंड के फॉर्म में जाना है। बाद में आपको पता चलता है कुछ 5,000 रुपया पेमेंट ही नहीं हुआ, क्योंकि कोई शेयर होल्डर ने क्लेम ही नहीं किया या उसको पे ही नहीं हुआ, अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड है, तो क्या होगा? 5,000 अगर अनपेड अनक्लेम्ड है तो क्या होगा? कोई आया? 5,000 अनपेड अनक्लेम्ड को बाहर आया कि कोई? अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड है तो क्या होगा? उसको 7 दिन के अंदर आपको जो है अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में डालना होगा। मतलब सर समझ नहीं आया, सुनो। मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला आपने मान लो 14 अगस्त को डिविडेंड डिक्लेयर किया, 30 दिन के अंदर पे करना है। मैंने लेटर से 31 अगस्त को ही पेमेंट कर दिया, सारा काम खत्म हो गया। इसके पहले मेरे को जैसे ही डिक्लेयर हुआ 15, 16, 17, 18, 19, 19 ऑफ अगस्त के पहले पहले मेरे को क्या करना होता है? मेरे कंपनी का बैंक अकाउंट है अलग अलग, तो मैंने कल बताया था शायद, पीएनबी करेंट अकाउंट है, ये मेरे कंपनी का नॉर्मल है जिसमें नॉर्मल ट्रांजेक्शन होता है। मेरा एक्सिस बैंक का करेंट अकाउंट है, इसके अंदर में नॉर्मल ट्रांजेक्शन होता है। इसके अलावा मेरा HDFC बैंक का करेंट अकाउंट है जिसमें भी मेरा नॉर्मल ट्रांजेक्शन होता है। मैंने इसके लिए एक ICICI बैंक का करेंट अकाउंट खोला है, समझ में आया? जिसके अंदर मैंने को कहा था ना अलग से अकाउंट खुलवाना है, तो मैंने क्या किया, इसमें 10,000 करोड़ ट्रांसफर कर दिया। ये डिविडेंड का अमाउंट है। कब तक करना है? 19 अगस्त तक। समझ में आया? यहां तक समझ में आया? ये तो कल ही बताया था ना। अब मेरे को ये पेमेंट आगे खत्म करना है 31 तारीख तक, तो मैंने सबको जिसको जिसको चेक बांटना था बांट दिया, NEFT ECS सब करना था, सब हो गया मेरा। अब मेरे को समझ में आया कि 7 दिन तक इसमें इस अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए पड़ेंगे मात्र। तो अब ये 7 तारीख के अंदर अंदर विद इन द नेक्स्ट 7 डेज, 7 ऑफ सितंबर 2023, इसको आपको एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये भी एक अलग अकाउंट होगा कंपनी का, ये भी एक अलग अकाउंट होगा। ये तो ये ICICI का करंट अकाउंट नहीं होगा, ये एक अलग करंट अकाउंट, ये एक अलग अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ये 2 अकाउंट बनेंगे। इसमें ये 10,000 रुपया ट्रांसफर कर देना होगा। अगेन अकाउंटिंग एंट्री तो शिफ्ट हो रहे, बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहे हैं। सर ये क्या मतलब है? दो 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 बना दिया, अच्छा नहीं लगा हम लोग को। अरे बेटा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में तो पिछले भी कई सालों का डिविडेंड पड़ा हुआ होगा ना, समझ में आया? इसीलिए उसको अलग से एक अकाउंट बना दिया कि भाई करंट ये वाला जो ICICI का अकाउंट है तो हर साल चाहिएगा आपको जब डिविडेंड, तो अलग से बांटने के लिए। और अनपेड डिविडेंड अकाउंट में तो करंट ईयर प्लस पुराना पाप का भी सारा डिविडेंड किया हुआ होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब यहां पर 7 डेज के अंदर तुमको बोला कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, क्योंकि चेक मेरे पास पड़ा हुआ था और चेक मैंने जमा नहीं कराया, तो 10,000 उनके बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है ना, तो उसको उठा करके आप एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, जिसको हम अनपेड डिविडेंड अकाउंट बोलते हैं। क्या अनपेड डिविडेंड अकाउंट हर कंपनी का एक होता है?
अनपेड डिविडेंड अकाउंट, हर कंपनी का अपना अलग अकाउंट होगा कि नहीं होगा? हाँ, अनपेड डिविडेंड अकाउंट या हर कंपनी का अपना अलग एक अकाउंट होता है। कोई दिक्कत इसके अंदर? ऑब्वियस सा बात है, लॉ बोला है बनाने के लिए। सर अब एक बात बताओ, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में भी कई दिन बीत गए, कोई आया नहीं। जैसे 22 का चेक जमा था, 22 का पैसा है हो ना, तो 22 का पैसा तो कब का ट्रांसफर हो गया होगा। अब 23 आ गया, 24 आने को है, सोए हुए हैं, हमको पता ही नहीं चला, कई दिन और हो गया। तो सरकार बोला एक लिमिट तक हम वेट करेगा। समझ में आया? वरना कंपनी के पास ही तो पैसा पड़ा रह जाएगा सारा। समझ में आया? इस पैसा का कुछ तो करना चाहिए। कई बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ केसेस। लोग क्या करते हैं, कोई मिस्टर एक्स है, उनका ह्यूज इन्वेस्टमेंट है शेयर्स में, वो इन्वेस्ट करके भूल गए, नॉमिनी किसी को बनाया नहीं, उनका डेथ हो गया, तो किसी को मालूम ही नहीं कि उनका नाम पे शेयर इन्वेस्टेड है। मेरा बात समझ रहा है? किसी को मालूम ही नहीं है कि उनका नाम पे शेयर इन्वेस्टेड है। कई बार मेन केसेस यही होता है कि इनको मालूम ही नहीं होता, डेथ हो जाती है, और उनको, उनके जो सक्सेसर्स है उनको मालूम नहीं होता कि मेरे पिताजी ने, मेरे भाई ने, मेरे सो एंड सो ने मेरे नाम पे इतना शेयर्स ले रखा है। ये मैक्सिमम, और नॉमिनी बनाया हुआ नहीं होता उस अकाउंट में, तो जिसके कारण क्या होता है, आप उस शेयर्स को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। एक और कारण हो सकता है, दूसरा जो एक तो ये कॉमन कारण समझ में। दूसरा कारण क्या होता है, मैंने जब अपना अकाउंट खुलवाया, जब अपना डीमैट बनाया, कुछ अकाउंट खुलवाया, तो मैंने कहा कि मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में, ठीक है, और मैंने आईसीआईसीआई का बैंक का डिटेल दे दिया। किसी कारणवश मैंने आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट को बंद कर दिया बाद में, लेकिन वहां इंटीमेट करना भूल गया, तो वो लोग तो कोशिश करेगा बार बार आईसीआईसीआई का अकाउंट में भेजने का, पर वो रिजेक्ट हो जाएगा बार बार। समझ रहे मेरा बात? समझ रहे मेरा बात? तो इससे क्या होगा, अगेन अनपेड एंड, क्योंकि मैंने बताया ना, अगर आप आज के तारीख में खुलवा रहे हो तो आपको बैंक अकाउंट का डिटेल देना है, डायरेक्ट आता है आरटीजीएस एनईएफटी इनके थ्रू। समझा? तो क्या होता है कि आपका अकाउंट का डिटेल ही गलत है, तो वो तो कोशिश करते रह जाएगा भेजने का, या आपने अकाउंट ही बंद करा दिया, या आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया किसी कारण से, तो आप तो कोशिश करते रहेगा लेकिन पहुंचेगा। ये दो मेन कॉमन रीजन होता है कि क्यों डिविडेंड नहीं पहुंच पाता। अब दिक्कत क्या होता है, कई बार ये जब डेथ का केस में स्पेशली कई कई साल तक भी ये कंपनी के पास कोई क्लेम करने नहीं आता, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं होता, किसी को मालूम ही नहीं। अभी मेरे खुद के क्लाइंट का केस मैं बता रहा हूँ, उनका डेथ हुआ, किसी को फैमिली में नहीं मालूम क्या इन्वेस्टमेंट कहाँ कितना कर रखा है, किसी को कुछ नहीं मालूम। समझ में आ रहा है ना? तो अब कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ है उनका, इन्वेस्ट प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट के अंदर कहाँ का इन्वेस्टमेंट, किसी को कुछ नहीं मालूम। पॉइंट बहुत प्रॉब्लम होता है ये। खैर, अब सरकार बोला कि ऐसे केस का तो हम लोग को कुछ करना चाहिए, मैक्सिमम ये वाला केस होता है डेथ का। तो सरकार बोला एक टाइम तक आप कंपनी रख के रखो। कितना टाइम बोल दिया? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल तक उसको जमा रहने दो। ठीक है, अब मान लो 2022 का मेरा ये चेक था, तो 2022 में उन्होंने 2022 के एक डेट को उन्होंने क्या कर दिया होगा, अनपेड डिविडेंड में डाल दिया होगा। अब 7 साल वेट करने बोला, तो 7 साल कैसे गिनेगा, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, अभी 2024 चल रहा है। अगर 29 तक भी, अगले इलेक्शन तक भी मैं न जागा या मेरे घर वाले न जागे, तो ये डिविडेंड के पैसे को उठा के कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? आईईपीएफ, ये सरकार ने एक फंड बनाया है, इसका नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। फुल फॉर्म समझ में? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अलग अलग फंड बना सकती है सरकार, जैसे अभी कोरोना आया था तो सरकार ने पीएम केयर फंड बनाया, इसका नाम तो फुल फॉर्म अगर आप पढ़ेंगे तो कोरोना के कॉम्बैटिंग करने के लिए हमने एक फंड बनाया। समझ में? वैसे ये फंड मेन पर्पस क्या था कि ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका अनपेड अनक्लेम डिविडेंड रहता है, और भी कई पैसे अनपेड अनक्लेम रह जाते हैं, उनका सारा पैसा इस फंड में जमा कर दो और हम इसको जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए खर्चा करें। अच्छा, नॉर्मल लॉजिकल बात है कि बेटा कोई गुमनाम हो गया शायद, किसी को अता पता नहीं है, तो उस पैसे को जनरल सामाजिक कल्याण के लिए सरकार इस्तेमाल करे, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। सर लेकिन मान लो ये जेन्युइन केस है, हम लोग को तो मालूम भी है, हम लोग को तो मालूम ही है ना कि मेरा लार्सन एंड टर्बो में 5,000 रुपए का करीब करीब डिविडेंड लेने का है। कल चाचा जी आए, बताया क्या करना है इस चेक का, बड़े मायूस हो रखे थे कि 5,000 रुपए चला गया।
मैं कहा चाचा जी गया नहीं है, सरकार हमको, लॉ मेकर हमको अभी भी ये अधिकार देता है कि ये चेक हम कंपनी के पास ले करके जाएं और कंपनी को बोले भाई तुम्हारे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में देख मेरा ये 4800 समथिंग का पेमेंट पड़ा हुआ होगा, ये मेरे को घुरा के दे और इस अकाउंट में दे या फिर इसका नया चेक बना के दे, तो कंपनी जैसे भी है आपको ट्रांसफर करेगी वो पैसा। मेरा बात समझ में आ रहा है? मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? अरे समझा ना? अगर मान लो सर ये पैसा आईपीएफ में चला गया होता 2024 में, अगर आईपीएफ में गया मान लो, तो करीब करीब 17-18 में कई कई ट्रांसफर होना चाहिए, 16-17-18 साल, तो कोई उस साल से जमाना का डिविडेंड अगर कोई रह गया और मान लो गलती से आईपीएफ में चला गया। मेरे एक स्टूडेंट के साथ हुआ था, एक स्टूडेंट के साथ हुआ था। कैसे हुआ था? उनके भी दादाजी ने रिलायंस के कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट किया था और भूल गए इन्वेस्टमेंट करने के बाद कि फलाने डीमैट में ये, तो अभी इनकम टैक्स में आपने पता नहीं सुना है कि नहीं, तो सरकार आपको बताता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होकर के रखा है। AIS TIS बोल करके एक फॉर्म आता है, सुना है आपने? किसने सुना? वेरी गुड, सुना, दफ्तर में काम करने वाला आदमी। तो AIS TIS बोल के फॉर्म आते, तो आजकल सरकार सब कुछ लिंक कर दिया है, तो सरकार क्या खुद आपको बताते हैं कि तुमने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है। ये कब से शुरू हुआ था? कहीं 22 से शुरू हुआ था। तो 2022 में जब वो बैच में 2022 के था, तो 2022 में जब सरकार पहला बार लेके आए तो उनके दादाजी को पता चला, अरे रिलायंस में तो बहुत पहले इन्वेस्ट किया था और बहुत अच्छा पैसा, बड़ा खुश था, कहता है कि बहुत बढ़िया। लेकिन दिक्कत उसके साथ एक बात की प्रॉब्लम हो गई थी, मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ था। सरकार क्या बोला था? सरकार बोला कि इसके अंदर जो डिविडेंड है वो तो आपका अनपेड डिविडेंड चला गया, और ये बहुत पहले उनके दादाजी ने लिया था, ठीक है, तो पता भी नहीं क्या है, फिजिकल फॉर्म में शेयर्स था, कुछ नहीं मालूम क्या होना क्या था। तो ये डिविडेंड पड़ा था, तो मैं देख रहा हूँ वो बच्चा बिल्कुल ध्यान से सुन रहा, क्या मैंने बोला बेटा क्या बात, कहते सर ये वाला टेंशन है। मैंने कहा कोई बात नहीं, पैसा भी मिलेगा, शेयर्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको, कोई चिंता की बात नहीं। समझ में आया एक कैसा एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पर? अरे समझ में आ रहा है ना? तो उस बच्चे ने बकायदा वो शेयर्स भी लिया, अनक्लेम डिविडेंड भी लिया, सारा पैसा उसको वापस मिल गया। घर वाले ने भी बड़ा गर्व, तो बेटा सीए का ट्यूशन में ठीक सीख रहा है, कुछ ना कुछ सही सीख के आ रहा है, ठीक है ना? तो आपको ऐसा नहीं है कि एक बार किसी भी फंड में डाल दिया या अनपेड डिविडेंड में तो पैसा नहीं मिलेगा। मेरे को ये पैसा भी मिलेगा जो मैंने आपको दिखाया, उस बच्चे को भी पूरा पैसा मिला जो मैंने आपको अभी बताया। अगर आपका पैसा आईपीएफ फंड में चला गया तो आपको आईपीएफ वालों को अप्लाई करना पड़ेगा, सरकारी फंड है आजकल तो सब ऑनलाइन अप्लाई होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका कंपनी के पास यानी 7 साल नहीं बीते हैं, ठीक है ना, तो वो आपका कंपनी के पास रहेगा और फिर जो है कंपनी से आपको वो क्लेम करना पड़ेगा। जैसे ये लार्सन टर्बो है, अल्ट्राटेक है, ये तो अभी का केस है ना, 22 का और 23 का ही डिविडेंड है, तो ये 7 साल तो बीता नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊंगा डिविडेंड मांगने के लिए? लार्सन टर्बो को भेजूंगा चिट्ठी, एक लार्सन टर्बो चिट्ठी और अल्ट्राटेक को चिट्ठी भेजूंगा, ठीक है? आप मेरा बात समझ में आ रहा है? अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया? टाइम लिमिट एक बार रिकैप करके फिर आपका डाउट लेगा। क्या बोला? अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, सबसे पहले तो 5 दिन के अंदर उसको एक अलग से अकाउंट में डालना पड़ता है, और उसको पेमेंट कितना दिन के अंदर कराना होता है? 30 दिन। 30 दिन कहां से दिखा जाता है? डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ। उसके बाद अगर कोई डिविडेंड अनपेड या अनक्लेम्ड रहता है तो फिर क्या होगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चला जाएगा। कितना दिन के अंदर? 7 डेज। 7 दिन के अंदर इमीडिएटली आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, कोई है क्या बाहर में? तो आप लोग बाहर क्यों डिस्ट्रैक्ट हो? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चला जाएगा। अब वो अनपेड अकाउंट में कितने दिन तक डोल रहा होगा? तो फिर उस 7 साल तक अगर वो डुल गया उसके अंदर, तो सरकार बोलते है कि ये पैसा उठा करके आप सरकारी फंड में ट्रांसफर कर दो, जो सरकारी फंड का नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। अगर आपने यहां पर डिले किया ब्याज बचाने के लिए, तो ऐसे ब्याज लगाएंगे कि तुम कुछ बचा नहीं पाएगा, 18%। और डायरेक्टर को जेल भेजेगा वो अलग। मैं बोला अलग अच्छा नहीं लगता, डायरेक्टर चक्की पीस रहे, क्यों है? डिविडेंड देने में गलती कर दिया था, 2 साल का चक्की, और फाइन नॉट लेस देन 1000 पर डे। और यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपने 7 दिन से ज्यादा डिले किया अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, अनपेड डिविडेंड अकाउंट या अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड यूडीडी अकाउंट होता है वो बेसिकली, तो अनपेड अनक्लेम डिविडेंड को अगर आपने यूडीडी अकाउंट में डालने में 7 दिन से ज्यादा डिले किया तो 12% का ब्याज है।
12% का ब्याज समेत उस पैसे को डालना पड़ेगा। सोचो, सरकार कहीं मौका ही नहीं छोड़ा आप ब्याज बचा सके, समझ में आया, या ब्याज खा सके, समझ में आया। अब ये 5 डेज वाला कॉन्सेप्ट मैंने लिखवा दिया यहाँ पर, 5 डेज अलग अकाउंट में देना होगा। अच्छा हाँ, अब आपका डाउट पूछ ले बेटा। किसके डिविडेंड के ऊपर? अनक्लेम डिविडेंड, हाँ। अगर कंपनी ने कुछ ब्याज बनाया है तो वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर कंपनी ने कोई ब्याज नहीं बनाया तो मिलने से भी बहुत नॉमिनल मिलता है। अगर कंपनी ने उसको ऐसे अकाउंट में रखा है जो ब्याज ऑफर करता है, हालांकि करंट अकाउंट में बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होता ब्याज का, आप लोगों को पता होगा, तो बहुत कुछ नॉमिनल ब्याज अगर मिला भी है तो वो आपको दे दिया जाएगा, पर होता नहीं है वो ऑप्शन। और कुछ डाउट है किसी का? ओके, अब यहां से शुरू करें। जैसे ही आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर दिया, अब कंपनी को तो बताना पड़ेगा ना, एक लिस्ट बनाना पड़ेगा कि हमने कितने अकाउंट में, वो आईसीआईसीआई का जो मेरा करंट अकाउंट है वहां से यूडीडी अकाउंट में जो ट्रांसफर किया है, किन किन लोग का कितना कितना डिविडेंड है वो ट्रांसफर हुआ। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ ये 10,000 रुपया जो आपने आईसीआईसीआई के करंट अकाउंट से अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना है, इसका तो लिस्ट भी बनेगा ना कि फलाना शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स, इसका इतना शेयर है, इसका फोलियो आईडी नंबर इतना है, ठीक है, इसका इतना रुपया 5,000 रुपया, इसका मेरा जैसे बुआ जी का नाम आएगा तो 498 समथिंग रुपीज ड्यू है, तो ऐसा लिस्ट बनाएगा ना। तो बोला ये लिस्ट आपको कितना दिन के अंदर बनाना है? एट मैक्स 90 डेज के अंदर आपको बनाना है, ठीक है। और इसके अंदर आपको उस बंदे का नाम देना है, उसका लास्ट नोन एड्रेस देना है, और कितना डिविडेंड उसको पे किया जाना है ये देना है। ऑब्वियस सा बात है। ऑफ कोर्स और भी डिटेल आता है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, फोलियो आईडी, ये सारा डिटेल्स भी आता है। और आपको अपने वेबसाइट पे करना है, अगर आपका वेबसाइट है तो। लिस्टेड कंपनी है तो वेबसाइट होगा ही, क्योंकि सेबी का रिक्वायरमेंट है। और अगर नहीं है तो आपको, खैर अगर आपका वेबसाइट है तो इसमें वेबसाइट में भी देना है और सरकारी वेबसाइट में भी देना है। सरकारी वेबसाइट कौन सा होगी? www.mca.gov.in। सरकार का वेबसाइट मैंने आपको दिखाया था ना, mca.gov.in दिखाया, तो वो वेबसाइट के अंदर आपको डिटेल देना है। तो अगर आपका कंपनी का वेबसाइट है, जैसे अगर हम हमारी कंपनी की बात करें, सिनर्जी C3 एड्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड, हमारी कंपनी का भी कोई वेबसाइट नहीं है, तो हमको सिर्फ यहाँ पर देना होगा। अब लार्सन एंड टर्बो बड़ी बड़ी कंपनी है, इनका खुद का वेबसाइट भी है, तो उनको अपने वेबसाइट में भी देना होगा और सरकारी वेबसाइट पे भी देना होगा। समझ में आया? क्या देना होगा? सर हमने किन किन लोगों का कितना कितना डिविडेंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया, उसका लिस्ट निकाल करके वेबसाइट पे देना होगा, ताकि वो लोग भी क्रॉस कंफर्म कर सके। तो आज मैं सबसे पहले यही काम करूंगा, कंफर्म करूंगा कि क्या उनका नाम पे आया है कि, हालांकि जरूरत नहीं, 100% हो गए, करने की जरूरत भी नहीं, पर आप कर सकते चाहे तो वेरिफिकेशन के लिए। समझ में आया? ओके। फिर उसके बाद ये लिखा कि अगर अनपेड अकाउंट में 7 साल वो रह गया तो आपको वो पूरा पैसा अलॉन्ग विद उसका कोई भी ब्याज, ब्याज वाला भी आ गया बात, ठीक है, उसको ट्रांसफर करना होगा। ये सरकारी फंड है आईईपीएफ में, और कंपनी जब आईईपीएफ में ट्रांसफर कर देगा तो ऑफकोर्स एक स्टेटमेंट बनाएगा कि क्या क्या शेयर ट्रांसफर हुआ, किसका किसका कितना डिविडेंड गया है, और ये एक रिसिप्ट दे देगा कि भैया हाँ सही बात है लार्सन एंड टर्बो, तुम्हारा इतना डिविडेंड मेरे पास क्लेम आ गया है। समझ में है? अरे ऑब्वियस सा बात है ना, जब भी कोई ट्रांसफर होगा ना इस तरह का यहाँ पर, तो एक तो डिटेल बनाना पड़ेगा। तो अगर मैंने अनपेड डिविडेंड में ट्रांसफर किया तो डिटेल बनेगा, जिसमें मेरे को नेम, लास्ट नोन एड्रेस और कितना अनपेड डिविडेंड है पर शेयर होल्डर का, वो सारा डिटेल देना पड़ेगा, और 90 डेज के अंदर वो लिस्ट बनाना पड़ेगा। और अपने वेबसाइट पे, यानी अपनी कंपनी के वेबसाइट और सरकारी वेबसाइट हम www.mca.gov.in में प्लेस करना पड़ेगा। ये बात, अगर मैंने आईपीएफ में ट्रांसफर किया तो भी मुझको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, और वो स्टेटमेंट अथॉरिटी को जमा देना पड़ेगा, और अथॉरिटी मुझे रसीद देगी कि हाँ तुम्हारी तरफ से इतना अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड मेरे को मिल गया है। लॉजिकल लग रहा है ना एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी ने आपको डिविडेंड क्लेम करना है, कोई भूला भटका रह गया है, तो अगर आपके यूडीडी अकाउंट में है तो आप कहाँ जाओगे? कंपनी के पास जाओगे। मेरे केस में लार्सन एंड टर्बो और अल्ट्राटेक का जो डिविडेंड बच गया, मैं कहाँ जाऊंगा? अल्ट्राटेक को मेल करूंगा और लार्सन एंड टर्बो को मेल करूंगा। समझ में आया? और अगर 7 साल बीत चुके होते तो मैं किसके पास जाता? आईपीएफ के धोखा खाने के लिए जाता कि ये आईपीएफ, ये देखना थोड़ा चेक देख करा मेरे को। ठीक, कई ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता।
ये प्रोविजन कुछ बाद में डाला गया था, ये नोट नंबर 5 का जो प्रोविजन है थोड़ा बाद में डाला गया था। अब क्या होता है मैं आपको बता सरकार ने कहा, मजेदार बात बताता हूं, सरकार ने कहा कि मैंने जैसे बताया ना, मेन केस क्या होता है, डेथ का होता है। तो किसी का डेथ हो गया, वो बंदा किसी को पता ही नहीं कि उसने इस फलानी कंपनी में शेयर्स लगा रखे, ठीक है। अब क्या सरकार ने क्या बंदोबस्त किया, सरकार क्या बोला, सरकार बोला या मान लो कोई ऐसा है, किसी ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, बाद में विलायत चला गया, कोई है क्या ऐसा किसी, हाँ ठीक, तू विलायत जाना चाहता है बेटा, तू विलायत कोई बन जाना, कोई एक जन को तू विलायत बड़ा आदमी बनने का भाई, विलायत जाएगा तो ठीक है ना। अब ऐसे गरिया मत जाना, अब हम लोग का देश मजाक कर रहा हूँ, ठीक। पुलकित विलायत जाएगा, कहाँ जाएगा बेटा, अमेरिका चला गया, अमेरिका दूर भेजे, अमेरिका चला गया। तो क्या हुआ सुनो, मैं अब थोड़ी से बॉलीवुड में, आप जानते हैं मैं बॉलीवुड में बहुत पहले से जाना चाहता था, पर अनफॉर्चुनेटली मौका नहीं मिला। तो अभी बॉलीवुड की सारी जो एक्टिंग की जो वो है, वो यहाँ क्लास में निकालना पड़ता है, उपाय नहीं है। तो मैं थोड़ा सा नाट्य रूपांतर आपको करके समझाता हूँ। हाँ, मैं आ गया स्क्रीन के ऊपर, तो थोड़ा सा आपको वो जो वीडियो में देखेंगे बाद में उनको इजी होगा समझ, ठीक है। ये बेटा क्या है बताओ, ये क्या है, ये नया प्रोविजन आया, बाद में डाला गया था, क्योंकि सरकार को लगा कि साहब कुछ ना कुछ जरूरी है, इसमें भी कुछ हमको करना चाहिए। ये बेटा क्या है, चेक है, तुमको दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा है तो मैं कह रहा हूँ, ये डिविडेंड का चेक बना हुआ है, दिख रहा है, इसमें सब लिखा हुआ है, पुलकित का नाम लिखा हुआ है, सब है। नहीं भी दिख रहा होगा तो कोई बिग स्क्रीन, कोई बात नहीं, नहीं भी दिख रहा, मैं बता रहा हूँ, पुलकित के नाम का चेक है। पुलकित ने कोई कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा था, कौन सी कंपनी के शेयर्स में बेटा आपको मन, आप इसमें दे दो चलेगा, थ्री सीमेंट्स, ठीक है, पर मैंने तो सुना नहीं इसका नाम, हाँ टाटा, वेरी गुड। टाटा मोटर्स लिमिटेड में तो पुलकित ने पैसे इन्वेस्ट कर रखा है, तो टाटा मोटर का चेक है, आपको दिख रहा नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, पीछे का तो ब्लैंक ही होता है, आगे मैं बता रहा हूँ बाकायदा लिखा हुआ है, इसमें पुलकित का नाम है और ये है। अब मैं इसको डिलीवर करने गया पुलकित के दफ्तर पर, अब मान लो पुलकित जो है सब परिवार के साथ में भी यूएसए शिफ्ट हो गया, बड़ा जॉब मिला, बड़ा सब कुछ सारा, मैंने नॉक किया, किसी ने गेट को, मैं कहा नमस्कार पुलकित है, कहता कौन हो पुलकित, यहाँ कोई पुलकित उलकित नहीं रहता है। मैं कहा उनके नाम का चेक आया, तो जनरली तो क्या होगा, वो चेक है, आइए बैठिए, आइए चेक, आइए बैठिए, चेक आप मेरे को दे सकते, नॉर्मली ऐसा। पर मान लेते हैं कि वो लोग जो थे बड़े ईमानदार लोग थे, जो उनकी जगह पर रहने, तो कौन हो पुलकित उलकित नहीं है, भाग यहाँ से, भगा। मैं बड़ा मायूस होकर के चला गया। दूसरे साल में फिर आया, मैंने कहा पुलकित के नाम का चेक आया है, तो पिछले साल भी आया था, हम तुम लोग को गाली दे के भगाए रहे, फिर इस साल तुम आ गया, तो क्या कर, चेक आया, फिर मैं लेकर के चला गया और चेक अनपेड रह गया। तीसरा साल सेम कहानी हुआ, मैं कहा पुलकित के नाम का चेक आया है, तो पिछले 2 साल से आ रहा, पिछले 2 साल से आ रहा हूं, 2 साल से तुम कहे हैं कि पुलकित तुलकित नहीं है, चौथे साल में बार बोर्ड लगा दिया उसने कि यहाँ कोई पुलकित नहीं रहता है। फिर भी मैं गया, मेरा तो धर्म है, मैं गया, ये जो बात आपने लिखी है सही है, पुलकित के नाम का चेक आया। आ रहा हूं, तो आज मेरे को तो आने, 5वीं बार बोर्ड भी लगा हुआ है। और कहा कि पुलकित की बात करने पर हम 2 घूसा का मार, मैं 5वीं बार फिर हिम्मत करके चेक लेकर गया, हर साल अलग अलग डिविडेंड आ रहा है, हाँ ये मत समझना कि एक ही चेक लेकर के जा रहा हूं मैं 5 साल से, हाँ 5 साल अलग अलग चेक जा रहा है, अलग अलग डिविडेंड जितना डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है। 5वीं साल में फिर गया, मैं कहा पुलकित है, गया था 2 पाँव के ऊपर, आया मैं लेट लेट के, छठे साल मैंने फिर हिम्मत दिखाई, नया चेक लेकर के मैंने फिर उनकी गेट को खटखटाया,
इस बार 2-4 लोग और थे मारने के लिए। छठे साल की बात बता रहा हूं, 2-4 और लोग थे मारपीट करने के लिए। सीधा हॉस्पिटल चेक देने के लिए मैं गया, मैं कहा पुलकित है। अगली बार जब मेरी होश हुई तो मैं सीधा अस्पताल में था, कुत्ते की तरह मारा। 7वां साल पे फिर हिम्मत देखो मेरी, 7वां साल में फिर गया। इस बार दाव लेकर के खड़ा हुआ था। दाव लेकर खड़ा हुआ था। मैंने कहा चेक पुलकित है। उसके बाद मैं ना आया, मेरी खबर ही आई, मेरी खबर ही आई। कहना क्या चाहता हूं, जनरली 7 साल तक अगर किसी एक जगह पर एक लोकेशन पे अलग अलग चेक घूम के आ रहा है, मैंने एक बार भी नहीं कहा ये चेक सेम अमाउंट है, हर साल अलग अलग डेट, सबका अलग अलग है, डेट सब में अलग अलग है, पहला साल अलग डेट, दूसरा साल अलग डेट, हर साल फ्रेश चेक गया। अब 7 साल भी वो बंदा उस पते में नहीं मिला, कोई बंदा उसके चेक को क्लेम करने के लिए रेडी नहीं था, ना वो गुमनाम है, 7 साल से वो चेक ऐसे ही रूल रहा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो सरकार ने बोला ऐसे केसेस के अंदर जनरली वो वाला केस होता है कि बंदे का डेथ हो गया है और किसी को मालूम नहीं। तो इस केस के अंदर हम क्या बोलते हैं कि तुम ये शेयर्स भी जो है ना पुलकित के नाम का, टाटा मोटर्स के अंदर जितना शेयर्स भी है वो भी उठा के आईपीएफ में डाल, यानी कि अब जो सीधा डिविडेंड है वो किसके नाम पे आएगा, आईपीएफ का आएगा नाम पे, क्योंकि शेयर किसमें ऑटोमेटिकली किसके नाम पे ट्रांसफर हो गया। पहले शेयर होल्डर कौन था, मिस्टर पुलकित, अब वो शेयर होल्डर क्या हो गया, मिस्टर आईपीएफ, मिस्टर तो नहीं आएगा, आईपीएफ हो गया उसका मालिक। तो बोला ये शेयर उठा के किसके नाम पे बेच, एज इफ मान लिया जाएगा पुलकित ने वो शेयर आईपीएफ को बेच दिया, लेकिन कंपनी को ही काम करने को बोला। कब, ध्यान देना, 7 लगातार, वर्ड क्या यूज किया, 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक अगर डिविडेंड अनपेड अनक्लेम्ड रहते, बीच में पुलकित आ गया विलायत से, कहला बहुत दिन हो गया गांव की मिट्टी को छू के आऊंगा। 5वें साल जब मैं चेक लेकर के पहुंचा, अचानक से पुलकित मिल गया मेरे को, और हम लोग दोनों नाच रहे कि मैं भी नाच और पुलकित मिल गया, पुलकित भी नाच रहे कि डिविडेंड मिल गया। और मैंने उसको डिविडेंड का चेक पकड़ा, उसने चेक जाकर के जमा दे दिया। उसको 5 साल के बारे में पहले कुछ नहीं मालूम, उसने 5वें साल जाकर के जमा दे दिया। अब फिर अगले 2-3 साल वो नहीं था, अगले नेक्स्ट 4 साल भी वो नहीं था। क्या अब शेयर ट्रांसफर होगा आईपीएफ के अंदर? 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक अगर अनपेड अनक्लेम रहा डिविडेंड, ओनली इन दैट केस शेयर ट्रांसफर। सर मान लो कभी पुलकित को रियलाइज हो जाता है कि मेरा शेयर रह गया अनपेड अनक्लेम्ड, मेरे को वापस मिलना चाहिए, तो आप आईपीएफ के पास एप्लीकेशन लेकर जाओगे, अपना डॉक्यूमेंट्स दोगे, शेयर बकायदा आपके नाम पे कर दिया जाएगा, अलॉन्ग में जितना भी डिविडेंड ड्यू है वो भी कर दिया जाएगा। जो मेरे स्टूडेंट के साथ हुआ था 2022 में वो यही हुआ था, क्योंकि दादाजी ने 7 साल तक लगातार डिविडेंड क्लेम नहीं किया था, क्योंकि भूल गया ना बच्चे, तो उनका शेयर भी उठा करके आईपीएफ पे ट्रांसफर कर दिया। अच्छा खासा था, समवेयर अराउंड 18 लाख रुपीस का बता रहा था वैल्यूएशन मार्केट का, और उस समय उतना में खरीदा नहीं होगा ना भाई। आज रिलायंस का शेयर 3000 के आसपास चल रहा है, कोरोना में जब क्रैश आया था ना 800 के आसपास पहुंच गया था वो। और सोचो उससे भी पहले अगर किसी ने लिया अपने कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में, तो 100 रुपए 50 रुपए में शायद वो शेयर लिया होगा। तो 100 रुपए 50 रुपए में मैंने अगर उस टाइम पे अगर पैसे थे, मैंने 10,000 रुपए भी लगा दिए, 1000 शेयर रिलायंस का आज ले लिया, तो उसका आज का वैल्यू 30 लाख रुपया हो जाएगा। तो वो हुआ 18 लाख रुपीस का मार्केट वैल्यू के आसपास उसका शेयर था, उसने जो बताया मैंने उस टाइम के मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो वो पैसे शेयर भी मिले ऑफ कोर्स, और डिविडेंड भी मिला, उसके अंदर जितना आउटस्टैंडिंग था सारा पैसा उनको वापस मिला। तो ये प्रोसीजर करके आप बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। तो मेरे को अच्छा लगा कि जीवन में मैंने किसी का 18 लाख का फायदा करा दिया, खुशी हुई मेरे को बड़ा। अब वापस आते हैं, किसी को कोई डाउट रह गया तो बताओ क्या कैसे करें। आईपीएफ को मैं आपको लिखा बोला तो सही, एआईएस टीआईएस जो डॉक्यूमेंट आता है सरकार ने वो अक्टूबर में
2022 में या 21 में जब भी ये बात है, सरकार ने ना, सरकार आपको इनकम टैक्स में पहले, सरकार आपको इनकम टैक्स में बताती है कि आपने अपना कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करके रखा है। समझ में है? वो डिटेल 21-22 से सरकार ने देने। तो कई लोग जिनका पुराना कोई एफडी कर रखा है, कोई शेयर में पैसा लगा रखा है, वो भूल गए थे। सरकार ने उनको बताया कि तुमने पैन दे करके देखो, ये फलाने अकाउंट में ही कर रखा था, तो उनको याद है वो ये भी था, तब वो याद है। समझ है? बोल। अब जैसे कि 7 साल के बाद तो आपको गोल्ड उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, तो जो 7 साल का जो ट्रांसफर हो गया तो उसके बाद तो एआई शेयर की थोड़ी दिक्कत है। हाँ, वो 7 साल के बाद आपका पुराने का इन्वेस्ट, नहीं नहीं, एआईएस टीआईएस के अंदर दिखाएगा नहीं दिखाएगा उसका बात है। उसके अंदर वो आ भी सकता है, क्योंकि आपको ना वो परचेजेस और उसका डिटेल दिखाता है। तो बेसिकली वो आ भी सकता है ट्रांसफर होने के बाद, वो कई बार लक पे होता है आपका, आ भी सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। या फिर कोई साइट ही है gov.in क्लास मतलब। अच्छा, ये बात वो बच्चे ने मेरे को बताया कि एआईएस में डिस्क्लोज हुआ, तब उसको पता चला। आई डिड नॉट सी दैट। हाँ, क्या बोल रहा था? एक साइट है उसमें मैंने चेक किया, ये प्रोजेक्ट कंपनी का था, एंटी डिविडेंड और बहुत सारा शेयर्स भी था कंपनी का। हाँ। 80,000 रुपए ये काम अच्छा बिजनेस आइडिया है यार। हम लोग उन लोग को फोन कर सकते हैं, हेलो, हाँ हेलो हेलो, हम मिस्टर गुवाहाटी के वो 10 लोग 20 लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हेलो आपका 80,000 रुपए का उधर है, बताओ मैं निकलवा के देता हूँ। 80 में 60 आपका, 20 मेरा, बोलो। बढ़िया काम है यार ये, बिजनेस आइडिया बनाया जा सकता है इसको। शार्क टैंक, वेलकम टू शार्क टैंक गुवाहाटी। हाँ यूट्यूब में मत डालना। नहीं, पर ये अभी मेरे को दिमाग में आया यार, देख रहा है शार्क टैंक रियावाड़ी हमार लुकेल। पर ये अच्छा बिजनेस आइडिया, दिस इज नॉट बैड, मतलब हाँ ये अच्छा आइडिया। कि आप ये ना वेबसाइट में वो देखो, उन लोगों को जाकर के बताओ कि मैं आपको 80,000 रुपए दूंगा, पर बदले में मैं आपसे 20,000 दूंगा। वो कौन मना करेगा? दे भैया, तू 80,000 मेरे को दे, 20 तू भी ले लेगी, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन दुख कब होता है मालूम है? जब तुम उसको 80 दिला दिया, बाद में तेरे को क्या काम का 20 देने का भाई? वो बड़ा तकलीफ होता है तब। खैर, कि बिजनेस आइडिया अच्छा है, वैसे बुरा नहीं है। एनी मनी विच रिमेन ट्रांसफर, तो आप गुवाहाटी का एड्रेस का देख सकते हैं, कितना कितना लोग का कोई बड़ा अमाउंट है तो उसमें माथापच्ची कर सकते हैं। वेरी गुड। Any money transferred to unpaid dividend account which remains unpaid or unclaimed for a period of 7 years shall be transferred along with ब्याज to IEPF। ठीक है, तो 7 साल तक जिसको कॉन्जिक्यूटिवली शेयर्स में अनपेड डिविडेंड वो आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। जैसे ही आपने ट्रांसफर किया, स्टेटमेंट बना करके देना पड़ता है कि हमने इतना इतना शेयर आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिया। सॉरी, ये तो इसका बता दीजिए। कंपनी विच इज ऑल्सो ट्रांसफर, डिविडेंड वाला तो मैंने बता ही दिया था, अभी वापस अभी ये ट्रांसफर वाला बता देता हूँ। कंपनी विच इज ऑल्सो ट्रांसफर द शेयर विद रिस्पेक्ट टू विच डिविडेंड हैज बीन नॉट पेड फॉर 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स। ठीक है, वो तो था डिविडेंड, अगर आपका 7 साल तक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में है तो वो चला जाएगा। अगर कोई ऐसा शेयर है जिसमें 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक अनपेड डिविडेंड अनक्लेम्ड डिविडेंड रहा है, तो वो शेयर्स भी अथॉरिटी को चला जाएगा, उसका भी आपको डिटेल देना पड़ेगा। और कोई बंदा एंटाइटल होता है तो वो एप्लीकेशन दे देगा अथॉरिटी को और क्लेम कर लेगा अपने शेयर्स को। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ओए, पक्का किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, ऑनलाइन बता दो फटक से, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, थम्स अप क्या होगा तो पता चले। हाँ ठीक है, ओके। एक बार नोट पढ़ के देखिएगा कि 2 मिनट टाइम, तो 2 नोट पढ़ के देखो, कुछ कंफ्यूजन है क्या? फिर हम आगे बढ़ेगा नेक्स्ट टॉपिक पे। मेरा ये वाला टॉपिक का तो हो गया डिस्कशन, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेगा। कौन सा पार्ट मिस हुआ देखना पड़ेगा, चलो। उसके पहले क्यों पॉज कर रहा हूँ? पढ़ने के टाइम दे दो। चलो ठीक है, वो वापस करवा दूंगा बाद में। ठीक, 126 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, वेयर एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर हैज बीन डिलीवर्ड टू कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन। सर, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर क्या होता है? कुछ नहीं होता है, शेयर क्या, आप शेयर बेचने का फॉर्म है, शेयर ट्रांसफर का फॉर्म है। ठीक है, मान लो, मान लो मेरे पास सिनर्जी C3 एड्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड का 100 शेयर, अज्यूम करो, मैं इसको बेचना चाहता हूं। किसको? सानिया को। पैसे ले, पैसे देगा भाई, पैसे फोकट में नहीं बेचेगा।
तो सानिया को बेचना चाहता हूँ। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, हम दोनों एक फॉर्म भरेंगे, SH4 फॉर्म का नंबर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर ट्रांसफर फॉर्म। कहाँ से मिलते हैं सर, एमसीए का वेबसाइट से मिल जाएगा। ठीक है, हम दोनों एक फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भर के किसके पास भेजेंगे, सिनर्जी C3 एड्यूटेक के दफ्तर पे, इसके दफ्तर पे इस फॉर्म को भेजेंगे, SH4 को भेजेंगे। ठीक है, फिर नियम क्या होगा, जो सिनर्जी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो लोग एक दिन मीटिंग बुलाएगा और बोलेगा कि देखो हमारे कंपनी का ये शेयर होल्डर है, ये अपना शेयर इसको बेचना चाहता है, तो जेन्युइननेस वेरीफाई करेगा, फॉर्म में सही साइन है कि नहीं है, ये सब है। फिर क्या करेगा, ओके मंजूरी देगा, मंजूरी देने के बाद सानिया का नाम का नया शेयर सर्टिफिकेट बन के जाएगा। समझ में आया कंसेप्ट क्या है, अरे समझ में आया कंसेप्ट क्या है। ये प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, ये प्रोसेस में थोड़ा टाइम, ऐसा तो नहीं है एक दिन में सब लोग बैठ के, बोर्ड भी अपना बिजी रहता है, सब रहता है, तो कुछ टाइम लगता है, 5 दिन 10 दिन कुछ भी। अब क्या हुआ, मैंने ये SH4 भेज दिया कंपनी को कि मैं अपना शेयर सानिया को बेचना चाहता हूं, तो डिलीवर भी हो गया कंपनी को, लेकिन रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफर हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड बाय द कंपनी। कंपनी का बोर्ड ये मीटिंग नहीं बुला सका अभी, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिजी था किसी कारणवश, और वो मीटिंग बुला करके ये ट्रांसफर को रजिस्टर नहीं कर पाया। आगे क्या लिखा हुआ है वर्ड्स, इट्स टेल, एक वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इसका मतलब क्या होता है, ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज बता रहा हूं। जब मैंने बेयर एक्ट में ऐसा लिख दिया, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मेरे बात बहुत ध्यान से सुनना, आप लोग का एक अदर लॉ में चैप्टर है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, उसमें ये सब पूछता है कि वेयर एक्ट को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, बहुत ध्यान से सुनना। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, हाँ वेरी गुड, तुम लोगों को तो बताया। नॉट विथ स्टैंडिंग आगे लिखा हुआ है ना, तो नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है भाड़ में जाए। क्या मतलब होता है, अरे तुम लोग नया वाला बोलो ना, भाड़ में जाए। और आगे क्या लिखा हुआ है, एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब क्या लिखा हुआ है, एक्ट के कोई भी सेक्शन में, कोई भी दूसरे प्रोविजन में कुछ भी लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है नॉट स्टेटमेंट, क्या मतलब भाड़ में जाने दो उसको। अगर यहां लिखा होता नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, नहीं लिख करके लिखता एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि क्या मतलब होता है इसका, कि भाड़ में जाए इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर का कौन सा नंबर है, 123 से शुरू होता है और 127 पे खत्म होता है, तो 123 124 125 126 127, ये सेक्शन में कुछ भी लिखा है वो भाड़ में जाए, मेरा बात मानना पड़ेगा, इस सेक्शन का बात मानना पड़ेगा, कुछ भी उल्टा अगर लिखा है तो। समझ में आया। और अगर ये लिख दे नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 123, इसका मतलब क्या, भाड़ में जाए 123 क्या बात बोलता है, किसका बात को मानना पड़ेगा, मेरा बात को मानना पड़ेगा। समझ में आया। तो अब सवाल ये आता है कि कौन सा सेक्शन को ये भाड़ में जाने के लिए बोला, 123 को, क्यों 123 को भाड़ में जाने के लिए बोला है, मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। सानिया ने, सॉरी, मैंने शेयर किसको भेज दिया है, अभी नियम से पैसा मिल गया, मैंने कंपनी को भेज दिया, अब कंपनी ने उसको रजिस्टर नहीं किया है, तो वो तो कंपनी का फाल्ट पे दिक्कत है ना। अब क्या हुआ, 123 क्या बोलते हैं, डिविडेंड किसको मिलेगा, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को, पर रजिस्टर किसका नाम है, मेरा नाम है, क्योंकि कंपनी डिले किया है, कंपनी टाइम लगा रहा है, तो नाम किसका है अभी भी, मेरा। तो कंपनी के हिसाब से 123 के हिसाब से कंपनी को डिविडेंड किसको देना चाहिए, मेरे को। लेकिन दिक्कत हो जाएगा, मेरे को दिक्कत हो, उसके बिहाफ पे तो ना इंसाफ है ना, उसने तो शेयर ट्रांसफर कर दिया, सारा काम हो गया, पैसा वैसा दे दिया, सब समझ में आ रहा है। इसलिए शेयर होल्डर बोलते, कंपनी सेक्ट बोलते हैं भाड़ में जाए। दूसरा प्रोविजन क्या बोलते हैं, यानी भाड़ में जाए 123 में क्या लिखा है, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर वाला देने वाला बात लिखा था ना उसमें, बोला भाड़ में जाए। आप क्या करना, ये ट्रांसफर कर देना डिविडेंड को इन रिलेशन टू दीस शेयर्स इनटू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। मतलब समझ में आया। बोला अगर ऐसा केस है ना, आपके पास कोई एप्लीकेशन आया है, SH4 आया है कि भाई शेयर ट्रांसफर कर दो, प्रभाव अग्रवाला का शेयर सानिया के नाम पे ट्रांसफर कर दो, एप्लीकेशन पड़ा हुआ है ना, आप नहीं कर पाया है ट्रांसफर, तो कोई बात नहीं, डिविडेंड दोनों को ही मत दो, ना इसको दो ना उसको दो, डिविडेंड कहां उठा के डाल दो, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। सर ऐसा क्यों कर दिया, अनपेड डिविडेंड के अकाउंट डाल दो, सिंपल सा बात है, एक बार तुम डिविडेंड दे दिया,
अनपेड एडपेड में चला गया, तुम थोड़ा दिन डिबेट करो, सारा मामला सेटल हो जाएगा। सेटल होने के बाद तुम या तो शेयर का ट्रांसफर कर देगा या नहीं करेगा, जो भी है मामला तो सेटल हो गया ना। उसके बाद मान लो मैंने ट्रांसफर कर दिया, सानिया बन गया नया शेयर होल्डर, सानिया कंपनी को चिट्ठी लिखेगा अनपेड डिविडेंड से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, सानिया को अनपेड अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा, कंपनी तुम्हारे लिए भी हौच पौच नहीं होगा, क्योंकि एक बार अगर मैंने किसी को पे कर दिया, मैंने गलती से कंपनी ने मेरे को पे कर दिया डिविडेंड, तो हो सकता है ना मेरे से वापस वसूलना बहुत मुश्किल हो जाए। अरे समझ में आ रहा है ना। अरे तुमको डाउट है कि पेमेंट किसको देना चाहिए, तुमको डाउट है, तुमने पुलकित से उधार लिया, लेकिन ये आयुष भी कह रहा है कि एक्चुअली में तुमने उधार मुझसे लिया, तुमको डिस्प्यूट हो रहा है, तुम क्या हड़बड़ी करेगा क्या, तुम तो बोले एक बार पुलकित को पैसा दे दिया साला, फिर रिकवरी का तो डाउट है ना, रिकवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मजाक कर रहा हूँ मैं बेटा, ऐसे दिल पे मत कर। तो अरे कंपनी के केस में तो अननोन लोग होता है ना भाई, तो क्या तुम लोग वो कर रहे हैं। तो सिनर्जी C3 मेरे पे हो जाएगा ना भाई, सिनर्जी C3 को दिक्कत है कि एक बार अगर दे दिया डिविडेंड इनको, तो वापस रिकवर करके सानिया को देने में दिक्कत होगा ना, इसलिए लॉ मेकर क्या बोला, ना इसको दे ना उसको दे। किसको दे दे, यूडीडी को। बाद में जब मामला सेटल हो जाएगा थोड़ा दिन बाद, जो भी वीएल होल्डर है वो अपने आप अप्लाई करेगा, कंपनी वेरीफाई करके उसके अकाउंट में ट्रांसफर। समझ में आ गया। ये कब होता है, जब आपके कंपनी में कोई शेयर ट्रांसफर का एप्लीकेशन पेंडिंग है और बीच में आपने डिविडेंड दे दिया, कोइंसाइड कर दिया वो डेट, सिर्फ एक ही सिचुएशन में एप्लीकेबल होगा ना, बोलना भाई डिविडेंड देने का डेट और शेयर ट्रांसफर का डेट दोनों लगभग लगभग सेम टाइम पे पड़ गया, कोइंसिडेंस हो गया ऐसा, तो बोला काम का दिमाग लगा मत, ना इसको दे ना उसको दे, अनपेड डिविडेंड में डाल दे, और जब थोड़ा मामला सेटल हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो अपने आप जो बंदा एप्लीकेबल है वो अप्लाई करके शेयर ले ले, कोई दिक्कत है क्या। ये भी तो हो सकता है कि नॉमिनी को ट्रांसफर हो रहा है। नॉमिनी होने कैसे होगा, नॉमिनी को कैसे ट्रांसफर होगा, नॉमिनी तो डेथ वेथ के केस में आता है, तो डेथ वेथ को कैसे, नॉमिनी को ट्रांसफर करना इज नॉट कॉल्ड ट्रांसफर, वो इस फॉर्म के थ्रू नहीं होता, ठीक है, वो SH4 फॉर्म के थ्रू नहीं होता। नॉमिनी को ट्रांसफर करते हैं तो वर्ड यूज होता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, फाउंडेशन को याद कर। नॉमिनी को जब ट्रांसफर करते हैं तो वी यूज द वर्ड ट्रांसमिशन, उसका प्रोसेस अलग होता है, दिस इज नॉट ट्रांसफर ऑफ शेयर, ठीक है। लॉ बोला लेकिन एक हम लोग कर देगा, अनलेस का मतलब मैंने आपको बताया था, कहीं भी पढ़े तो क्या लगा देना, जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं द कंपनी इज ऑथोराइज्ड बाय रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ सच शेयर टू पे सच डिविडेंड टू ट्रांसफरी स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। तो लॉ मेकर बोला यार अगर आपको इतना ही खा देना डिविडेंड लेने का, तो जो भी ट्रांसफरी है, ट्रांसफरर है यानी प्रभाव अग्रवाल, उससे लिखवा लो एक चिट्ठी में कि भाई मेरा कंपनी, मेरा जो डिविडेंड है वो मेरे को मत देना, वो किसको दे देना, सानिया को दे देना, और मैं कंपनी में जमा कर दूंगा। तो इस केस में कंपनी क्या करेगा, कंपनी को टेंशन नहीं है, कंपनी सीधा उठा करके डिविडेंड किसको दे देगा, सानिया को दे देगा। लेकिन अगर कुछ इंटीमेशन नहीं मिला, SH4 आकर के पड़ा हुआ है, SH4 मतलब शेयर ट्रांसफर का फॉर्म आके पड़ा, मेरे को दिक्कत है क्योंकि मैंने वेरीफाई नहीं किया, मेरा डायरेक्टर बैठ नहीं पाया मीटिंग में, और डिविडेंड देने का टाइम आ गया, कोइंसाइड कर गया, तो बोला ना इसको दे ना उसको दे, सीधा यूडीडी में डाल दो, फिर तुम लोग सेटल हो जाएगा जब मामला, जो भी अपने आप मालिक है वो अपने आप अप्लाई करके ले लेगा, बात खत्म। अरे समझा ना। और अगर मैंने इंस्ट्रक्शन ही दे दिया कि मैं बेच रहा हूं भाई, मेरा डिविडेंड भी सानिया को ट्रांसफर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर सानिया को दे दे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया मेरा बात, अरे ओ इधर उधर सब समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। सेम बात नीचे लिखा हुआ है राइट शेयर और बोनस शेयर के लिए। राइट शेयर बोनस शेयर तुम लोग सुना है नाम, अरे राइट शेयर बोनस शेयर तुम लोग ने, अरे नया बच्चा लोग बताओ, पुराना वाला तुम टेक्स्ट पढ़ के पता नहीं कहाँ सुन के आया, हाँ राइट शेयर और बोनस शेयर नाम सुना है, चुप रहिए बेटा। राइट शेयर और बोनस शेयर क्या होता है मैं तुमको अभी बता दूं, कंसेप्ट वैसे तो चैप्टर 4 में पूरा डिटेल में बताने का है, पर मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। बोनस शेयर तो सिंपल कल बताया था मैंने, बोनस फोकट का शेयर दे रहे, तो फोकट का शेयर दिया, सिनर्जी C3 ने अनाउंस किया कि हर शेयर होल्डर को एक शेयर पे एक बोनस दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब मेरे शेयर है, मेरे को बोनस मिलना चाहिए था, लेकिन दिक्कत क्या, मैंने तो इसको बेचने का बात कर दिया, तो बोला ना इसको दे बोनस ना उसको दे, होल्ड करके रख ले। कीप इट अबेयंस का मतलब होता है होल्ड करके रख दे, उतना शेयर पे बोनस को होल्ड करके रखो, जब ट्रांसफर सेटल हो जाएगा तो बोनस भी सेटल कर देना। समझ में आया मेरा बात। और लिखा कि राइट इशू क्या होता है, सुनो मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूं, हालांकि ये कंसेप्ट चैप्टर 4 में बहुत डिटेल में आएगा, थोड़ा सा अभी बता। राइट शेयर्स का कंसेप्ट दुनिया में क्यों आया, पहले तो ये समझो। पार्टनरशिप में आपको याद है
जब पार्टनर कोई नया आता था, एडमिशन करता था, तो अकाउंट्स को सेटल करके पुराना प्रॉफिट को पुराना पार्टनर पे बांटता था, फिर नया पार्टनर वापस करता था, सेटल करके वापस से शुरू करता था, ऐसा कॉन्सेप्ट करता था। याद है कि नहीं? दुनिया में राइट शेयर का कंसेप्ट क्यों आया ये बता रहे हैं। कंपनी में क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि हमको नया शेयर होल्डर्स को लाना है? मान लो हमको 10 लाख रुपया नया चाहिए, जिसके लिए हम नया शेयर इशू करेगा, तो नया शेयर होल्डर्स आएगा। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि पुराना वाला को पहले पुराना प्रॉफिट बांट दो, फिर नया वाला से पुराना सब कुछ लो? ऐसा पॉसिबल नहीं है कंपनी के किसी। तो कंपनी में, क्योंकि ये एक्नॉलेजमेंट तो होना चाहिए ना, ये एक्नॉलेजमेंट तो होना चाहिए ना कि जो है पुराना शेयर होल्डर्स को हमको कुछ तो पुराना प्रॉफिट में से हिस्सा देना चाहिए। समझना बात मेरा। मैंने कंपनी को खुले 5 साल हो चुका है, कंपनी ने कुछ खीर जमा कर ली, कटोरी में खीर है। अब मैं कह रहा हूं ये खीर, मेरे को कुछ पैसा चाहिए और मैं खीर में बाहर वाले लोग को भी एक्सेस दे रहा हूं, तुम लोग को बर्दाश्त होगा क्या? नहीं होगा ना। तो इसी पार्टनरशिप में क्या करता था, पहले ये जो एग्जिस्टिंग खीर है एग्जिस्टिंग पार्टनर में बांट देता था, और फिर कहता था नया कैपिटल वापस से लेकर के आओ। वही तो करते थे ना, सेटल कर देते हो। कंपनी में ये कर नहीं सकते। तो कंपनी में क्या बोलता है, कंपनी में बोलता है कि पहले ना, अगर हमको नया शेयर इशू करना है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मौका दो सस्ते दाम में हमसे शेयर खरीदने का। समझ में आया ना? बोले समझ में आया। अगर रिलायंस आज राइट इशू करेगा तो रिलायंस का शेयर 3,000 रुपए का, तो रिलायंस कितना में बोलेगा? रिलायंस बोलेगा एक काम कर, 3,000 में तो लोग को देगा, तुम लोग जो हमारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसको 1,800 रुपया में दे देगा, या 2,000 रुपया में हमसे खरीदने का मौका देगा। तो अच्छा ना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर क्या करेगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर 2,000 में शेयर ले लेगा और मार्केट में बेच के 3,000 रुपया कमा लेगा, तो उसको खीर इनडायरेक्टली मिल रहा है। अरे समझा कि नहीं? ए रे, राइट इशू समझा दुनिया में क्यों आया लॉजिक? किसी को कोई दिक्कत हुआ? वैसे तो राइट इशू का लॉजिक पे पूरा चर्चा, भयंकर डिटेल में चर्चा करेगा चैप्टर 4 में। अभी तुम ऊपर ऊपर से समझा राइट इशू का मतलब क्या है। राइट इशू का और कुछ मतलब नहीं होता कि कंपनी को लॉ मेकर बोलते हैं कि जब भी तुम नया शेयर लेकर के आ रहे हो तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सस्ता दाम पे शेयर दो। इसको क्या बोलता है? राइट शेयर्स। क्यों दिया जाता है समझ में आया? ताकि वो एग्जिस्टिंग खीर में से कुछ स्वाद उसको भी आए ना, सस्ते दाम पे दे रहे तो। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? राइट शेयर। अब सिंपल सा बात है, सिनर्जी सीखिए एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये राइट इशू निकाला, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सस्ता दाम पे शेयर देगा। अब मैंने क्या कर रखा था, शेयर बेच रखा था सामने को, जिसको कंपनी ने रजिस्टर नहीं किया। अब कंपनी को दिक्कत है कि राइट इशू का ऑफर किसको दे, मेरे को दे कि सानिया को दे? बोले किसी को मत दो, होल्ड पे रखो, जब तक मामला सेटल नहीं होता तो होल्ड पे रखो, मामला जब सेटल हो जाएगा जिसका बनता है उसको दे देना। सिंपल है, सिंपल है। 126 क्या बोलता है सुनो। 126 सबसे पहला ये बोलता है किस केस में एप्लीकेबल होता है। पहला, जब कंपनी में एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर को शेयर ट्रांसफर करने के लिए जो फॉर्म होता है वो कंपनी में जमा दे देता है, लेकिन कंपनी उस ट्रांसफर को रजिस्टर नहीं करता। इन केसेस वेयर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर हैज बीन डिलीवर्ड टू द कंपनी बट ट्रांसफर ऑफ शेयर हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड बाय द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का थोड़ा डिले हो गया किसी भी कारण से, तो इन दैट केस अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो उसको अनपेड डिविडेंड में डाल दो, ना इसको दो ना उसको दो, ना ट्रांसफरर को दो ना ट्रांसफरी को दो। और अगर बोनस है, राइट इशू ऐसा कुछ है तो उसको होल्ड में रखो, कीप इन अबेयंस। अगर एक केस में अगर ट्रांसफर खुद बताता है कि ट्रांसफरी को डिविडेंड दे दो तो लॉ बोलता है फिर ट्रांसफरी को डिविडेंड। तो दिक्कत है क्या 126 में? 126 हो गया। आज हम लोग इतना ही रखेंगे। 2 मिनट कुछ बातें मैं बोलना चाहूंगा बिफोर बेट। ये चैप्टर मोटा मोटा तौर पे कंप्लीट हो चुका है, मोटा मोटा। इसमें एक सेक्शन बचा हुआ है 125, जिसके अंदर सब जो रूल्स है, ये जो नीचे रूल्स लिखा हुआ है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये खाली ऊपर ऊपर से पढ़ना है खाली, ठीक है ना। हालांकि 125 जितना रिक्वायर्ड है मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा, और एक ये रूल्स ही बचा हुआ है। तो एक क्लास और मैक्स टू मैक्स एक क्लास इसमें लगना चाहिए, चैप्टर हमारा कंप्लीट है और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। बोलने का मेरा बात ये है कि एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड इज कि अब आई एम गोइंग आउट ऑफ सिटी कल, ठीक है। कल मैं बाहर जा रहा हूँ फॉर अ वेडिंग, ठीक है, टू अटेंड अ वेडिंग, ठीक है। अभी गलत मतलब ना निकाल दिया, गलत मतलब ना निकाल, इसलिए मैंने कहा टू अटेंड अ वेडिंग, ठीक है। मेरी एक बार शादी हो चुकी है और इंडिया में पॉलीगैमी प्रोहिबिटेड है, आपको पता है, मल्टीपल मैरिज प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ जो मई वाले बच्चे, आपका टेस्ट है, बिल्कुल है, आज मैं पेपर भिजवा दूंगा, आपको देना है वो टेस्ट।
और पढ़ के देना है, वरना मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कॉन्सिक्वेंसेस खराब होंगे, ठीक है ना। और जो नए हैं वो तो इतने ज्यादा नए हैं कि उनका कुछ नहीं कर सकते, कि ना तो टेस्ट दे सकते ना कुछ। आप चिंता ना करें, सिलेबस कंप्लीशन में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन में हम ऑलरेडी छुट्टियां गिन के रखते हैं, कभी बाहर चला गया और चला गया, बीमार हो गया, तो वो ऑलरेडी एडजस्टेड होता है इसके अंदर। आप बहुत ज्यादा नए हैं इसलिए मैं अभी टेस्ट भी नहीं रख सकता आपके लिए, ठीक है ना। तो अभी खाली मैं ये बोल के जाऊंगा कि जिन लोग का भी है अपने साथ जो एनरोल कराने, उनका किताब रेडी करवा दे इंपॉर्टेंटली, क्योंकि आने के बाद मैं फुल क्रेडिट शुरू करूंगा, ठीक है। उसके बाद देयर विल बी नो स्टॉपिंग, तो मुझे किताब चाहिएंगे आप लोग के लिए, तो वो मैं करके जाऊंगा। ओल्ड वालों का जो है, मे वालों का आई मीन, उनका टेस्ट दे करके जाऊंगा, और न्यू वालों के लिए मैं बोल के जाऊंगा आप किताब रेडी कराओ हम लोगों का, क्योंकि आने के बाद आई विल स्टार्ट फुल फ्लेजेड, तो आई विल नीड बुक्स फॉर दैट, ठीक है। तो आप लोग 2-3 दिन थोड़ा रेस्ट करो, एक बार वी आर सेटल्ड, मैं आपको बता दूंगा, आने का भी वैसा है नहीं, तो मतलब सैटरडे संडे का इवेंट है, तो मैं आपको एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा, बुक्स एक बार आ जाता है अगर, और वो भी हो जाता है, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कब है। तो 2-3 दिन तो अभी आपका छुट्टी है फॉर श्योर। संडे को इवेंट है तो मंडे तक तो आपका छुट्टी है फॉर श्योर, इवेंट है। तो उसके बाद किताबें भी अगर आ जाती है, अभी वांट टू स्टार्ट फुल फ्लेजेड। तो एक चैप्टर मेरा हो गया है, मैंने कुछ नोट्स भी दिखा दिए, इसका राइटिंग मैं आपको आने के बाद करवा दूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।